हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ईव वर्ड तो हम इवनिंग में इंडिपेंडेंस मिली थी इसलिए हम लगाते हैं। पहले हम समझते हैं ब्रिटिशर का एम था क्या। ब्रिटिशर का एम था कि वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करें एज एन सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल्स काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि इंडिया का जो भी रॉ मटेरियल्स है वो हम लेके कहाँ जाएं, ब्रिटेन जाएं, और वहां से इसी रॉ मटेरियल को चेंज करके हम फिनिश गुड्स में चेंज करके इंडिया वापस ले आए और इंडिया को कंज्यूमर भी बनाए उसी फिनिश गुड्स का। तो ये ब्रिटिशर्स का क्या था, एम था। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स ने कभी भी एस्टिमेट या आप कह सकते हैं कैलकुलेट नहीं किया नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को। इसको किया था कुछ इंडियंस ने, जिसमें पहला नाम था दादा भाई नेहरूजी और दूसरा नाम था वी के आर वी रॉय। ठीक है, और वी के आर वी राव का जो मेथड था उसे हमने काफी दिन तक यूज किया है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ब्रिटिशर ने ये क्यों नहीं किया? बात समझो कि अगर बिहार के लोग, बंगाल के लोग, सभी लोग ये बात जान जाते कि ब्रिटिशर कमा कितना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी पूछते और ये भी पूछते कि जब जीडीपी हमारी या नेशनल इनकम हमारी 100 रुपीज है, तो आप सिर्फ 1 रुपया क्यों खर्च कर रहे हो एजुकेशन पे, या 1 रुपया क्यों खर्च कर रहे हो हेल्थ पे? ये क्वेश्चन एराइज होने लगता है। इसलिए उन्होंने कभी नेशनल इनकम नहीं निकाला या पर कैपिटा इनकम निकाल के बताया ही नहीं कि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया का जो टाइम था उस टाइम नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम क्या था। अब देखो, इकोनॉमी, पूरे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए, इसको इजी करने के लिए क्या किया गया कि इसको वेरियस सेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे। ऐसे मेनली आपने क्लास 10th में 3 ही सेक्टर्स देखे थे, जिसमें पहला था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा था सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा था टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो इन 3 सेक्टर्स को आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इसी के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेरियस सेक्टर्स में ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उसने हमारे इंडियन इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट किया। इसके पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा बस इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ कि आसानी हो। एक सेकेंड, इधर हम देखते हैं कुछ पुरानी हिस्ट्री। तो आप सभी को पता है कि 1600 के अप्रॉक्स में ब्रिटिशर भारत आए थे। ठीक है, मोटी मोटी हमें बस हिस्ट्री जाननी है। 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ठीक है, उससे पहले पोर्टुगीज वगैरह आए थे। और बस छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ। ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका हो गया। तो पोर्टुगीज जो आए थे वो कुछ इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे कैलिकट आए थे। यहाँ पे एक किंग हुआ करता था जिसका नाम था जैमोरिन। ठीक है, यहाँ पे जैमोरिन से आके वो मिले थे। और पोर्टुगीज आए क्यों थे? तो आप सभी को पता है कि वो स्पाइसेस के लिए आए थे। ठीक है, स्पाइसेस का फायदा ये होता कि वो एज एन प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। ठीक है, और मसालों को खाने से आपकी बॉडी काफी वार्म फील करती है। और वो सब जो एरियाज थे वो काफी, यूरोप का पूरा इलाका जो था वो काफी ठंड वाला इलाका है जहां इनको इस चीज की जरूरत पड़ती। तो और आपके कॉमेडी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस बता रहा हूँ कि जिस शिप से आए थे उसके ड्राइवर का नाम था माजिद हुसैन। क्या नाम था? माजिद हुसैन। ठीक है, अब चलते हैं हम वापस से अपने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसा इम्पैक्ट रहा ब्रिटिशर्स का हमारे डिफरेंट सेक्टर्स पे, वो देखते हैं। और ये हमें टाइम पीरियड देखना है फ्रॉम 1600 टू 1947 तक का। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या इम्पैक्ट रहा है। तो एट दैट टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था कि अगर हम देखें तो 85% जो पॉपुलेशन थी, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी।
देन आफ्टर भी क्या था, उनकी प्रोडक्टिविटी काफी लो थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अगर 11th क्लास में, प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्टिविटी अलग चीज है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, और इसको हम यील्ड भी बोलते हैं, या जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उपज। तो इतने परसेंट लोग जब एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, फिर भी क्या है, उपज जो है वो काफी कम है। तो इसके कुछ रीजंस थे, जिसका पहला रीजन है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या है इसका पहला? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें हमें मेनली, अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें मेनली पढ़ना है जमींदारी सिस्टम। तो इसमें होता क्या था कि मान लो 91% ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर दिया है कि मुझे बस 91% चाहिए। मान लो 100 रुपए है, 100 का मुझे 91 चाहिए बस। जमींदारी तो एक पोस्ट हुआ करती थी जो बस टैक्स कलेक्शन के लिए जमींदार को दिया गया था। लेकिन वो क्या करते थे, पीजेंट से 100% ले लेते थे। अगर इसे हम रुपीज में इजी के लिए बस हम देख रहे हैं कि पीजेंट से उन्होंने क्या किया, 100 रुपए मांगे, 9 रुपया खुद रखा और 91 रुपीज ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब इसके वजह से क्या है, पीजेंट के पास कुछ बच ही नहीं रहा है। दूसरा सिनेरियो अगर देखें, अगर इसने सब कुछ अपना दे ही दिया है तो नेक्स्ट ईयर इसे फिर खेती करनी है। तो खेती करने के लिए क्या करेगा, मनी लेंडर के पास जाएगा और मनी लेंडर से पैसे उधार मांगेगा। अब एक बात आप बताओ कि ये खेत था उसका, इस खेत में उसने 100 रुपए उगाए, मतलब 100 प्रोडक्शन किया, उससे उसने 100 रुपए कमाए। अब अगले साल थोड़ी इस खेत से आप उसको 500 रुपए इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, अगले साल भी 100 हो गया, ज्यादा से ज्यादा 105 110 हो सकता है। लेकिन उसने मनी लेंडर से भी तो कर्ज ले रखा है ना, तो अगले साल उसे 100 रुपीज भी देने हैं और बदले में जो मनी लेंडर से उसने कर्ज ले रखा है वो भी चुकाना होगा। तो इसलिए पीजेंट्स की हालत काफी बुरी रहती थी। सेकंड है कि यहाँ पे भी ये जो जमींदार होते थे, इन पे भी काफी प्रेशर रहता था कि अगर वो 91% नहीं दे पाते थे ना, तो उनकी जमींदारी राइट्स क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, यानी उनसे वो पोजीशन छीन के किसी और को दे दिया जाता था। आगे चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट था कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ट्रेडिशनल मेथड से हम क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से ये भी एक रीजन, वन ऑफ द रीजन है कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम थी। थर्ड था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, और वो तो आज भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में देखा जाए तो काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है कि हम मॉनसून ड्रिवन, मॉनसून पे काफी डिपेंडेंट रहते हैं कि मॉनसून आएगा, अच्छी बारिश होगी तो हमारे फसल अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए ही बस वो हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम हो गया, लाइव आप जल्दी ये सारी चीजें देख नहीं पाते होंगे। फोर्थ है नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो भाई मॉडर्न फार्मिंग हम कर ही नहीं रहे हैं, तो उस टाइम पे ना फर्टिलाइजर्स का यूज हो पाता था ना पेस्टिसाइड्स का यूज हो पाता था। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा फोर्सफुली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि आप ऐसे समझो कि आप सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से जब खेती कर रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया है कि नॉट यूज फॉर विलेज कंजप्शन, या तो आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए या तो विलेज कंजप्शन के लिए जब कोई चीज नहीं उगा रहे हो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर मैंने वीट उगाया, तो वीट अगर मेरा कोई नहीं भी खरीदेगा ना, तो उसे मैं अपने घर में यूज कर सकता हूँ, उसका कंजप्शन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसके जगह इंडिगो उगाऊंगा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, नील की खेती, अगर मैं इंडिगो उगाता हूँ तो इंडिगो को मैं सेल्फ, अगर ब्रिटिशर ने मना कर दिया कि मैं नहीं खरीदूंगा, तो आप इसे सेल कहाँ करोगे, इसे आप तो सेल कर नहीं पाओगे और ना ही इसका कंजप्शन कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप वीट उगाते हो, अगर ब्रिटिशर ने मना भी कर दिया कि हम वीट नहीं लेंगे, तो उसको आप क्या कर सकते हो, घर में ही कंज्यूम कर सकते हो। तो उस टाइम पे काफी फोर्सफुली कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, जिसके वजह से ये लोग काफी कैश क्रॉप्स पे ध्यान दे रहे थे, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया। और जो ये ओपीएम होता था, ये मेनली चाइना में यूज होता था। मेनली ये चाइना के पीपल्स का डिमांड होता था कि हमें ओपीएम चाहिए, जिसका यहाँ पे एग्रीकल्चर लोग करते थे। सेकंड जो हमारा सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में दो तरफ से हम इन चीजों को देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि हमारा उस टाइम पे ना वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करता था, यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल हम बनाते थे वो पूरा वर्ल्ड में हमारा फेमस था। और अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक वर्ड मिलेगा आपको, डक्काई मुस्लिम, जिसको आप
मलमल के भी नाम से जानते हो, ठीक है। तो इसका हम काफी फाइनर मटेरियल्स तैयार करते थे, लेकिन उसको क्या किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और हैंडीक्राफ्ट को आप जानते हैं, हैंडीक्राफ्ट का मतलब है जो चीजें हाथ से बनाई जा सकती है और जिसमें स्मॉल टूल्स का भी यूज होता है, लाइक जैसे सुई वगैरह का भी यूज होता है। तो इसको क्या किया गया, ये डिक्लाइन होने लगा है। यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, डिक्लाइन यानी कि घटने लगा। और इसका रीजंस है, उसका रीजंस क्या है। फर्स्ट है, ब्रिटिशर्स ने इम्पोर्ट ड्यूटी काफी हैवी पोज किए थे। उसको थोड़ा हम यहाँ पे साइड में देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम क्रिएट किया गया था हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन करने के लिए। मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ठीक है, और ये हो गया हमारा इंडिया। मान लो हम यहाँ से कोई सामान भेज रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से कोई चीज आ रही है। यहाँ से जब हम सामान भेज रहे हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। मान लो मैंने यहाँ से 50 रुपए का हैंकरचीफ, जिसे आप रुमाल भी कहते हैं, रुमाल मैंने भेजा, ठीक है। अब बाहर से कोई भी चीज आती है तो उस पर आप टैक्स लगा सकते हैं। तो ब्रिटिशर ने इस पे 20 रुपए का लगा दिया टैक्स। अब ये सामान यहाँ पे यानी ब्रिटेन के कंट्री में कितने रुपए में बिकेगी, 70 रुपीज में। अब सेम एग्जाम्पल आपको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैं सेम ही कॉस्टिंग ले रहा हूं। ब्रिटेन ने भी यही 50 रुपीज का रुमाल बनाया और उसने यहाँ इंडिया भेजा। इंडिया भेजा तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे ब्रिटिशर ही राज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स लगा ही नहीं। तो अब बताओ, ये 50 रुपए का रुमाल यहाँ पे कितने में बिक रहा है, 50 में ही, और आपका सामान को क्या किया गया, महंगा कर दिया गया। अच्छा, फिर ब्रिटेन से भी ये सामान कहीं और जाता था। मान लो अमेरिका हम भेज रहे हैं, तो इस चीज को मान लो मैंने 70 की चीज को 90 में भेजा। अब अमेरिका में भी इस पर टैक्स लगाएगा, 20 का टैक्स लगाया, ये सामान 110 का। तो धीरे धीरे जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल था, जो कि काफी अच्छा हुआ करता था, इसका डिमांड ब्रिटेन में भी खत्म होने लगा और अदर कंट्रीज में भी खत्म होने लगा। ये समझेंगे आगे भी चल के कि कैसे ये ट्रेडिंग होती थी। दूसरी चीज क्या है, बाहर की जो चीज आ रही है ना, ये 50 रुपए का मैंने बता तो दिया सेम करके एग्जाम्पल, लेकिन 50 रुपए का ये नहीं होता था, ये काफी सस्ता आता था। क्योंकि ये क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। ये लोग जो सामान बना रहे हैं ये हैंडीक्राफ्ट मटेरियल नहीं है, ये इंडस्ट्री से बना हुआ चीज है। आप ही देखिए, आप एक शर्ट पहनते हैं, एक सिलाया हुआ शर्ट का कॉस्ट ज्यादा जाता है, या जो इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में जो शर्ट बने हैं उसका कॉस्ट ज्यादा जाता है। तो कॉस्ट आपको जो हैंड के द्वारा बनाया गया है उसका कॉस्टिंग आपको ज्यादा जाता है। तो ये तो फिनिश्ड गुड्स थे। तो ये फिनिश गुड्स आराम से इंडिया में सस्ते पे आता था और यहाँ पे यही लोग बैठे हुए थे, तो टैक्स वगैरह लगता नहीं था। तो ये चीजें, और आपको इंडिया मार्केट की बात पता है कि जो चीजें चीप एंड बेस्ट होंगी लोग उसे ही खरीदेंगे, ठीक है। अब वापस से हम आते हैं अपने नोट्स पे, ठीक है। तो ये दो रीजन था, ब्रिटिशर्स पोजेस हाइयर इंपोर्ट ड्यूटी, यानी हम जो सामान यहाँ से ब्रिटेन भेज रहे हैं उस पर उन्होंने हाई इंपोर्ट ड्यूटी, या जिसको आप बोल रहे हैं टैक्स, ज्यादा उन्होंने लगा दिया, जिससे ब्रिटेन में वो चीजें महंगी हो गई और वहां पे वो सेल होना बंद हो गई। ड्यूटी फ्री चीप मैन्युफैक्चर गुड्स, यानी ड्यूटी फ्री, यानी यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। यानी ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स बन के आ रहे हैं, जो शर्ट बन के आ रही है वो आराम से, जो रुमाल है वो आ रही है बन के, हम यहाँ पे कोई टैक्स लगा नहीं रहे, तो और सस्ता हो जा रहा है। और सस्ता होने की वजह से यहाँ इंडियन मार्केट में वो काफी जल्दी से स्प्रेड ऑफ हो गया या बिकने लगा। अब यहाँ पे समझेंगे हम कि ब्रिटिशर का मोटिव ही क्या था। उनका मोटिव था कि पहले इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट पे हम खरीद लें। अब ये से ये कहाँ लेके जाएंगे, ब्रिटेन लेके जाएंगे, और ब्रिटेन में क्या करेंगे, इसे फिनिश गुड्स बनाएंगे। अब उसे वापस इंडिया लेके आ जाएंगे ये। अच्छा, इंडिया को उन्होंने क्या बनाया, स्प्रॉलिंग मार्केट। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या है, पड़ा रहने वाला। यहाँ मैंने लिख दिया है पड़ा रहने वाला मार्केट। पड़ा रहने वाला का मतलब क्या है ना, कि आप भी देखो, अभी इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, चाइना। चाइना ने ठीक है कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह किया होगा, लेकिन ज्यादा नहीं किया। उन्होंने बस अपने मोबाइल को लाके यहाँ पे रख दिया है। अब आपको खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आपके फैमिली में कोई है, एक मेंबर गया मोबाइल लेने, और वो मोबाइल उसको 10,000 में पड़ा, कैमरा भी काफी अच्छा और क्वालिटीज भी काफी अच्छी हैं। तो आपने बोला, अपने घर वालों को पता है कि 10,000 में 5G मोबाइल मुझे मिल जा रहा है, आप लोग भी लो। यानी कि प्रोडक्ट आके बस यहाँ छोड़ दिया गया। एक आदमी खरीदेगा, एक ही आदमी, इसको कहते हैं माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करना। वो खुद कम्युनिकेट करेगा कि इतना सस्ता है, इतना फाइनर मटेरियल है, तो वो शर्ट ला के यहाँ पे छोड़ दे। ध्यान दो, कॉटन उसने इंडिया से ही खरीदा,
उससे उसने शर्ट बनाई फैक्ट्री में, और शर्ट लाके आप बोल रहे हैं कि तुम ही पहनो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा जो हमारा था, जो कि आज भी इंडिया में हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बाहर के लोगों के पास जाने लगा। ठीक है? इसे फिर इन फ्यूचर हम समझेंगे। और इससे जो हमारे इंडियन आर्टिज़न्स थे, ये मुँह देख लो उनका कैसा बना हुआ है, वो धीरे-धीरे उनकी जितने भी इंडस्ट्रीज़ थे हैंडीक्राफ्ट के, वो खत्म हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ-कुछ और पॉइंट्स हैं। टिस्को, जिसको आप टाटा एंड स्टील कंपनी कहते हैं, वो 1907 में बना। शुगर, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज सेटअप हुई। तो ये देखो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, यानी लगभग एप्रॉक्स ये 1945 आ गया। और इस टाइम तक ब्रिटिशर्स जाने वाले हैं, इसलिए वो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ज़्यादा कुछ प्रेशर भी नहीं दे रहे हैं या मना नहीं कर रहे हैं। हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्रीज छोटी-मोटी खोल रही हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री होती क्या है, जहाँ पे हैवी मशीन टूल्स हो, यानी बड़े-बड़े जो मशीन टूल्स देखते हैं, उसे हम कैपिटल इंडस्ट्रीज या कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जो बात हो रही है, ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात हो रही है। यानी कि जो हमारा न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसने काफ़ी लिमिटेड एरियाज़ पे ही ध्यान दिया। लाइक रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, या मैं कह सकता हूँ कि ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जिस पे आगे चल के वो अपनी मोनोपोली बना सकें। ठीक है? और न्यू इंडस्ट्रियल जो सेक्टर था, उसमें जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी को लेके, वो काफ़ी कम था। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने थर्ड सेक्टर के तरफ, जिसको हम फॉरेन ट्रेड। तो ये काफ़ी ईज़ी होगा, आप लोग भी जानते हैं ट्रेड का मतलब ही क्या होता है। हिंदी नहीं बोलना है, व्यापार। ठीक है? जब वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या हो, परचेज और सेल हो। ठीक है? जब खरीदना और बेचना किसी रीजन के बीच में या किसी पर्सन्स के बीच में हो, उसको हम ट्रेड कहते हैं। और जैसे ही ये फॉरेन ट्रेड लिखा हुआ है, यानी आपकी कंट्री जब दूसरे कंट्री से क्या कर रही हो, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में क्या क्या पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंडिया को सिर्फ एक्सपोर्टर बना दिया गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि इंडिया हब था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स इंडिया से लेना है, लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, कोल, शुगर। और इंडिया को क्या एक और चीज बनाया गया, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो भी ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो जो भी इंडस्ट्री से बना हुआ फिनिश्ड गुड्स होगा, वो हम वापस किसको देंगे, इंडियंस को ही देंगे। सेकेंड एक चीज थी कि ब्रिटिशर्स ने एक मोनोपोली बना दी थी, क्योंकि वो यहीं पे थे, वही इंडिया को चला रहे थे ना, उन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने क्या किया, मोनोपोली क्रिएट कर दिया कि इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो 50% से ज्यादा ब्रिटिशर्स के साथ होगा। यानी आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये सामान अफगानिस्तान भेजना है और चाइना भेजना है और रशिया भेजना है। वो डिसाइड, क्योंकि गवर्नमेंट में वही है ना, तो डिसाइड वो करेंगे। और वो क्या कर रहे थे, 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, वो अपने कंट्री के साथ कर रहे थे। और एक ये जो चीज मैंने लिखी है, स्विस कैनाल ओपन हो गया था। स्विस कैनाल क्या था, वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ऐसे आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा साइड में, लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसे साउथ अफ्रीका है, ठीक है, ये इंडिया है, ये यूरोप है। तो ये जो रास्ता था ना, यहाँ ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, एम्पायर हुआ करता था। तो ये रास्ता ब्लॉकेज था, जो ये रास्ता मैं बना रहा हूँ, ये रास्ता ब्लॉकेज था। तो यहाँ से ट्रेड नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये क्या हो गया, ऑटोमन साम्राज्य जब खत्म हो गया, तो ये रास्ता क्लियर हो गया। और देखो कोई चीज आप, ये रास्ता जो मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ऐसे घूम के जाने में समय ज्यादा लगेगा, यानी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स वो लूट रहे थे हमसे, वो लेके जाने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही ये स्विस कैनाल ओपन हुआ, तो ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था, ये काफी तेज हो गया। यानी अब वो रेलवेज भी ब्रिटिशर ने सेटअप किया था, वो हम देखेंगे आगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में। बट फिलहाल आप समझो कि मान लो कोई चीज बिहार में प्राइमरी प्रोडक्ट है, या कोल है, या झारखंड में कोल है, वो कोल लेके जाना है, तो अब वो बस यहाँ से रेलवेज की मदद से उसे यहाँ पोर्ट पे पहुंच जाएगा। और पोर्ट से वो स्विस कैनाल ओपन हो गया, तो इस रूट के द्वारा वो जल्दी ही ब्रिटेन तक पहुंच पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्विस कैनाल ओपन होने से उनका बिजनेस काफी और अच्छा हो गया था और फास्टर हो गया था।
नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन, यानी कि बहुत सारी चीजों का जो पेमेंट देना होता था। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मान लो ये कोई रीजन, मान लो ये पटना रीजन है, ठीक है। आप पटना रीजन में रह रहे हो, आपने खेती की है, आपने प्रोडक्शन किया है वीट का या इंडिगो का, ठीक है। तो आपने प्रोडक्शन किया, उसका जो सेल हुआ है, जो आपने ब्रिटिशर को दिया है, तो उसका जो पैसा उन्हें देना है वो है 500 रुपीज, ठीक है। आपने प्रोडक्शन कर दिया, आपने दे दिया, अब उन्हें आपको 500 रुपए देने हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आपके पटना के कुछ लोगों ने हमारे ऑफिस पे हमला किया है, कुछ लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि टशन तो हमेशा होता ही रहता था, ब्रिटिशर्स और जो स्ट्रगलर्स थे उनके बीच में हमेशा होता ही था। तो अब वो एक्सक्यूज देते थे, बेवकूफ बनाते थे कि नहीं, आपके गांव वालों ने हमसे लड़ाई की है या ऐसा कुछ किया है, तो हम ये पैसे अब नहीं देंगे। या दूसरा वो बोलते थे कि हम आपके डेवलपमेंट के लिए हम ब्रिटेन में ऑफिस खोल रहे हैं, जो आपके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तो हम इस बार आपका ये जो इंडिगो आपने प्लांट किया है या जो हम लोग को सेल किया है, उसका हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो बस वो बेवकूफ बनाते थे। तो वो एग्जाम्पल देते थे कि ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन वॉर है, बोल देते थे कि पे हो गया, जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। और उस टाइम तो पैसा चलता था या गोल्ड चलता था, तो वो मना कर देते थे कि हम कोई भी पैसा या गोल्ड आपको नहीं देंगे, ठीक है। और फोर्थ था कि इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम, यानी कि इनविजिबल जो दिखाई ना दे और सर्विसेज को आप सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो मेनली जो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते थे जो वो क्या करते थे, इंडियन से लेते थे, लेकिन उसका कोई पेमेंट वगैरह करते नहीं थे, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो इसी से क्या हुआ, हमारे इंडियन इकोनॉमी का ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हुआ। मतलब कि ड्रेन आप समझते हैं, नाली को कहते हैं, यानी एक रास्ता बनाया गया कि इंडियन वेल्थ को कैसे हम लेके ब्रिटेन तक पहुंचाए, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स लिखने होंगे। और ये बोर्ड्स में काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियन वेल्थ के क्या क्या रीजंस थे, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी मेनली आपकी पॉपुलेशन किस एज की है, किस एज ग्रुप की है, उसको डेमोग्राफी हम कहते हैं। तो सेंसस जो है वो हर 10 साल पे होता है, आपको भी पता है। तो बिफोर 1921 के पहले देखा जाए तो इंडिया का वेरियस स्टेजेस होते हैं पॉपुलेशन के, तो इंडिया तो जो था वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी ट्रांजिशन में था। यानी कि उस टाइम जो 1921 के पहले का पीरियड है, उस टाइम क्या था, हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। इसका रीजन आपको भी पता है, हाई बर्थ रेट क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इसके वजह से बर्थ रेट तो काफी हाई था और डेथ रेट भी काफी हाई था। डेथ रेट हाई होने का रीजन आपको पता है कि बहुत सारे डिजीजेज हुआ करते थे उस टाइम। दूसरा रीजन क्या था कि ब्रिटिशर के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता था, जिसकी वजह से वो जिससे भी परेशान होता था उन्हें वो मार देते थे। तो ये सारे रीजंस की वजह से डेथ रेट भी क्या था, काफी हाई था। दूसरा जो स्टेज है आपका वो है 1921 से लेकर 1951 का। इसमें हम किस में चले गए, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज का जाने का मतलब ये कि पॉपुलेशन अब बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। तो सेकंड स्टेज में हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के चले गए। इसमें क्या हुआ, बर्थ रेट तो हाई ही था। इसमें क्या हो रहा है, सिचुएशन बता रहा हूं मैं कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट अब कम हो गया। अब आप ही बताओ कि जैसे ही बर्थ रेट हाई है, जैसे पहले हाई था अभी भी बर्थ रेट हाई है, लेकिन डेथ रेट कम हो गया, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ेगा, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं सामाजिक विकास, तो कैसा विकास था वो भी थोड़ा हम देख लें। लिटरेसी लेवल 16% से कम थी और फीमेल में वही जो लिटरेसी लेवल था वो क्या था, 7% से कम था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर थी, और अगर कुछ फैसिलिटीज थी भी पब्लिक हेल्थ ना, तो वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी, वो आम जो नागरिक थे या सिटीजन थे उनके लिए नहीं थी। और आपने देखा भी होगा अगर मूवीज वगैरह की, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके से जो भी फैसिलिटीज उन्होंने बनाई थी वो सिर्फ अपने लिए बनाई थी, इंडियंस के लिए नहीं बनाई थी। और वाटर एयर बॉर्न डिजीजेस हमेशा होते रहते, जिसकी वजह से एक मास पॉपुलेशन की जान वगैरह जाती रहती थी। मोर्टालिटी रेट को ही हम डेथ रेट भी कहते हैं, जो कि काफी हाई था। ये एग्जाम्पल है, यानी कि मान लो 1000 में से 15 लोग अगर मर जाते हैं तो ये मोर्टालिटी रेट हो गया, ठीक है।
15/1000। ये बस एग्जाम्पल है। बट लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, और बच्चा कौन सा? जो 1 साल से छोटा हो। तो ये लेकिन रियल एग्जाम्पल है। रियल मतलब उस टाइम का डाटा यही दिया हुआ है एनसीईआरटी वगैरह में कि 218 बच्चे पर 1000 में मर जाते थे। और कौन से बच्चे? जो 1 साल से छोटे होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ नहीं है, एवरेज ईयर ऑफ लिविंग। तो उस टाइम एवरेज ईयर जो इंडियंस जीते थे वो कितना था? 44 ईयर्स था, और अभी 68 है। फीमेल्स में ये थोड़ा ज्यादा होगा, इसीलिए आप लोगों को भी पता होगा कि फीमेल्स पेंशन उठाती हैं, ठीक है ना, मेंस नहीं उठाते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन आप जानते हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, किस सेक्टर में कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, यानी जो वर्किंग पर्सन्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं। तो इसका एक नॉर्मल डाटा दिया हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पे 70 to 75% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, उसमें 10% लोग थे। और सर्विस सेक्टर, या जिसको आप टर्शरी सेक्टर कहते हैं, उसमें 15 to 20% लोग थे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं रीजनल वेरिएशन। इसको थोड़ा देख लेते हैं, डाटा जो दिया हुआ है बुक्स में। एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है। कहाँ पे बढ़ रहा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल। इन रीजन्स में क्या हो रहा है? सिर्फ ये दोनों सेक्टर बढ़ रहे हैं, ये सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं, इस रीजन में यानी पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान में क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। यानी कि डिफरेंट रीजन में जो अप्स हैं या डाउन्स हैं, उसमें जो चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं? रीजनल वेरिएशन। यानी इस रीजन में और इस रीजन में क्या है? कुछ वेरिएशन है, कुछ चेंजेस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सेकेंड। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डेफिनेशन, ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन जो मुझे इजी लगा मैंने वो इसमें पुट कर दिया है। फर्स्ट है बेसिक फिजिकल सिस्टम्स ऑफ ए बिजनेस, रीजन और नेशन। यानी फिजिकल सिस्टम इन तीनों का जो भी होगा, फिजिकल सिस्टम ऑफ ए बिजनेस, रीजन और नेशन। अब बोलोगे सर फिजिकल सिस्टम क्या होगा किसी बिजनेस का या रीजन का या नेशन का? तो इसके वजह से, ऐसे बुक में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, जैसे 2 टाइप होते हैं। एक होता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा? जो भी फिजिकल नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया, आपने कुछ ऐसा फैला रखा है, जाल। तो किसका? मॉडर्न इंडस्ट्री। अब मॉडर्न इंडस्ट्री जिस जिस चीजों से कनेक्टेड है, लाइक रोड हो गया, रेलवेज हो गया, यानी एक प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको सेल करने तक मार्केट में जो भी फिजिकल नेटवर्क फैला हुआ है, वो सब क्या कहलाएगा? हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा जो इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ ए कंट्री है, लाइक पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गया, आपके ये जो मंदिर हो गए, ये सब किस में आएंगे? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। ऐसे ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन मैंने बस एक्स्ट्रा नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इसे डाल दिया है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें पढ़ना क्या है कि रेलवेज हो गया, पोर्ट्स हो गया, वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह हो गया, ये सब डेवलप किया था ब्रिटिशर ने। लेकिन ये डेवलप किया किस लिए? तो ब्रिटिशर ने, देख लो यहाँ पे ये हंसता हुआ ब्रिटिशर है, इसने ये डेवलप ही किया था। इसका रियल मोटिव क्या था? कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी सिर्फ वो अपने कंट्री के इंटरेस्ट में इन चीजों को डेवलप किया था। एग्जाम्पल के लिए कुछ दिया हुआ है, वो देखते हैं कैसे इन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया। जैसे मान लो रोड है, रोड बनाया। अब रोड पे क्या है? आर्मी को आप, टैंक्स वगैरह आप मिट्टी पे तो चलाओगे नहीं, तो अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या कोई इंडियंस वार करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप रोड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? इसे जल्द से जल्द आर्मी को मोबिलाइज कर सकते हैं, जल्दी से एक एरिया में उसे भेज देंगे, और वहां पे वो सारी चीजों को जल्दी ही कंट्रोल कर लेंगे, अगर रोड्स रहेंगे तो। दूसरी चीज क्या है? रोड रहने का एक और फायदा क्या है, मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। मान लो पटना में
और ये है पटना का कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप ले लें, अदर डिस्ट्रिक्ट लाइक बेगूसराय ले लें। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मान लो इंडिगो हो रहा है, उसे पटना पहुंचाना है, ठीक है। इसे आपने बाई रोड पहुंचा दिया, ये इसमें आपने रोड का सहारा लिया, तो रोड से आपने इंडिगो कहाँ पहुंचाया? पटना। पटना से बाय रेलवेज, पटना से बाई रेलवे से आपने कहाँ पहुंचा दिया? गुजरात के पोर्ट पे, और गुजरात के पोर्ट से ये कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। तो देख लीजिए, रोड का भी यूज हुआ, रेलवेज का भी यूज हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है, रेलवेज बनाया ही क्यों गया था? ब्रेक द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। तो जो जियोग्राफिकल और मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो बैरियर हुआ करता था, वो बैरियर टूट गया रेलवेज के आने की वजह से। और दूसरा क्या हुआ? फोस्टर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी जो नेशनल या इंटरनेशनल डिमांड कंप्लीट करने के लिए जो इंडिगो का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, जो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द हम कहाँ लेके जा सकें? ब्रिटेन लेके जा सकें। और इसी के वजह से क्या हुआ, जो सेल्फ सफिशिएंसी हमारे विलेज की होती थी, वो खत्म होती चली गई। आप खुद सोचो, आप वीट का प्रोडक्शन कर सकते थे, आप राइस का प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन आपने प्रोडक्शन किया किसका? आपने ब्रिटिशर के बातों में आके आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया कैश क्रॉप का। अब वो कभी खरीदते थे, कभी नहीं खरीदते थे, कभी सही दाम देते थे, कभी सही दाम नहीं देते थे। अब जूट का आपने प्रोडक्शन कर लिया है बहुत ज्यादा, और वो मना कर देंगे तो क्या करोगे? उससे रस्सी बना के कुछ करने का तो फायदा है नहीं, ज्यादा सेल हो नहीं पाएगा। आपका जो नॉर्मल जो गांव का डिमांड है वो तो फुलफिल आप पहले ही कर लेते, थोड़े से ही छोटे से ही खेत में उगाते तो वो फुलफिल हो जाता। लेकिन आपने प्रोडक्शन हैवी कर दिया, ब्रिटिशर ने मना कर दिया। वही अगर वीट होता तो आपके घर के कंजप्शन में वो यूज आ जाता, ठीक है। तो यहीं पे हम अपना चैप्टर एंड करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, आपके डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप उसे इंस्टाग्राम पे भेजिए, उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।